अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी होस्ट अबीर फातिमा। स्टूडियो 4 प्रेजेंट हमारे मेहमान एक्सप्रेस विद हमाद महमूद, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। आज एक बार फिर हाजिर हैं हम लोग अपने एक बेहतरीन से कुछ टॉपिक्स को लेके और नए तबसरों के साथ और मुख्तलिफ तबसरों के साथ और मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ आपके सामने एक दफा दोबारा फिर हाजिर है। ट्रू। तो आप क्या क्या आज हम क्या क्या लेके आए हैं? हम थोड़ा सा अगर आप नाजरीन को हम ओवरव्यू देते हैं कि हम क्या क्या लेके आए हैं, तो थोड़ा सा मैं बताती चलूं कि आज हम सबसे पहले बात करेंगे। आज हम तीन हिस्सों में बात करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे जो अभी ताजा तरीन एक वाकया हुआ पाकिस्तान में। मैं उनके साथ हजरत नहीं लगाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैं लगाऊंगी हजरत आपके आमिर लियाकत साहब, जो कभी कभी बिल्कुल अजीबो गरीब हरकतें कर जाते हैं और उन्हें पता है कि बखूबी कि हमने मीडिया में रहना कैसे है। तो एक बार फिर उन्होंने एक जो है वो चुटकुला छोड़ा, और मैं तो उसको चुटकुला ही कहूंगी क्योंकि वो इतना बड़ा एक इल्म रखने के बाद जब वो एक अजीबो गरीब हरकत कर जाते हैं तो बड़ी अचंभे की बात होती है ये। लेकिन इन एनी वेज, तो आमिर लियाकत जी ने जो है जिस तरह से एक अजीब गरीब हरकत करी है, उनका वो एक शो होस्ट करते हैं, हम उसकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वो एक शो होस्ट करते हैं जिसके ऊपर उन्होंने अदनान सिद्दीकी के साथ एक अजीब कन्वर्सेशन की। थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। हम बात करेंगे जो हमारे तीन लेजेंड, बर्रे सगीर के तीन बड़े नाम, जो इस वक्त हमसे इसी एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो चले गए हैं, रूठ गए हैं और अल्लाह के पास चले गए हैं, जिसमें ऋषि कपूर साहब, इरफान खान साहब और अतहर अली शाह खान साहब, जो कि बड़े सगीर के बहुत बड़े नाम थे, जिनकी बहुत बहुत काम थे। हम इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और हम तीसरा टॉपिक जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन तीसरा टॉपिक जो कि इस वक्त हमारे लिए हर घर में हर जबान पे मौजूद है, लॉकडाउन। क्या लॉकडाउन में ईज हो रहा है, और हम इसके ऊपर बात करेंगे यूएस, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, पाकिस्तान, इंडिया, सब जगह में क्या सूरत हाल है। तो जी जनाब, शुरू करते हैं हम आज। जी अब हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके बढ़ते हैं। जी आप आपसे इब्तिदा करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो तमाम इंटरनेशनल व्यूअर्स को गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जहां भी रहें बहुत ज्यादा खुश रहें। अच्छा, आज का जो ये प्रोग्राम है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को बहुत पसंद आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये चीज शेयर भी करेंगे, इसलिए क्योंकि पहली बार किसी प्रोग्राम में उनके साइड भी ली जा रही है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेकर आया जा रहा है। अच्छा, मसला क्या हुआ कि आप अगर तमाम ये जो मॉर्निंग, क्योंकि ये जीवे जी पे पाकिस्तान एक्सप्रेस टीवी पे जब अदनान सिद्दीकी साहब को बुलाया और उनसे कभी आप श्रीदेवी जी ने आपके साथ काम किया, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही, और इरफान खान साहब रिसेंटली उन्होंने भी आपके साथ काम किया, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। तो रानी मुखर्जी और बिपाशा बासु आपके साथ काम करना चाहती थी, आपने उनके साथ काम नहीं किया और उनकी जिंदगी बच गई। ये वो कमेंट था जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लेदे और बहस हुई। लेकिन आप ये देखिएगा कि जिस दौरान वो क्लिप जब दोस्तों ने, साथियों ने देखा होगा, तो अदनान सिद्दीकी भी मुस्कुरा रहे थे। अब अदनान सिद्दीकी ने माफी मांगी है, वो किस चीज की माफी मांगी है मैं समझने से कासिर हूं। क्या वो माफी वो उन कमेंट्स की थी जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने किए, या वो माफी उस मुस्कुराहट की थी कि वो जब पूरा, अगर आप देखें तो पूरी तोपों का रुख जो था वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की तरफ था। अदनान सिद्दीकी साहब को सबने क्लीन चिट दे दी और एक्सप्रेस टीवी को और जितनी मैनेजमेंट थी सबको क्लीन चिट दे दी और सब ने जो है मुजरिम, कसूरवार डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को ही करार दिया। आप अगर इस रमजान मुबारक में जितने गेम शोज या रमजान ट्रांसमिशन हुई है, आप उसमें उठाकर देख लें कि वो कौन से क्लिप्स हैं जो वायरल हुए या जिन्होंने रेटिंग ली, तो आपको कोई मजहबी क्लिप उसमें नहीं मिलेगा जो मकबूल हुआ हो। आपको कोई और दूसरा ARY पे फाद मुस्तफा भी कर रहे हैं, लेकिन वो तो मकबूलियत इख्तियार नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपको एक्स्ट्रा माइलेज कुछ ऐसा करना पड़ता है, रेसिपी डालनी पड़ती है अपने शो को पॉपुलर करने के लिए, बेचने के लिए, और इसमें सिर्फ एक जो होस्ट है
उसे ही सारा मोरद इल्जाम नहीं करार दिया जा सकता। जाहिर बात है कि पूरा एक बोर्ड बैठता है और उसके बाद जो भी उन्होंने शो में, ऐसा तो नहीं है कि फिल्मबदी ही जो उनके दिल में आया वो उन्होंने कह दिया। जाहिर बात है कहीं ना कहीं तो डिस्कशन हुई होगी। मेरा ख्याल में सिर्फ क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एक होस्ट के ऊपर अपने शो को मकबूल करने के लिए, रेटिंग लेने के लिए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन रेटिंग के जिस मिराज पर उस वक्त थे जब वो जियो के लिए करते थे, उस ऊंचाई को वो नहीं छू सके। लास्ट ईयर रमजान में उन्होंने पीटीवी के साथ किया, लेकिन वो पीटीवी ग्लोबल के साथ भी मकबूल नहीं हुआ। इस बार भी मकबूलियत उतनी नहीं हुई, लेकिन ये क्लिप बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। मेरा ख्याल में आमिर लियाकत हुसैन साहब ने एक ऐसे ऑलराउंडर हैं कि अगर उन्होंने गेम शो किया, एंटरटेनमेंट की, करंट अफेयर्स किया, तो तमाम में ही वो रेटिंग लेकर आए। लेकिन सिर्फ आमिर लियाकत हुसैन साहब को मोरद इल्जाम ठहराना या उन्हें गलत करार देना, हम हर उस चीज को जिसमें नेगेटिविटी उभर के सामने आती है, वो रेटिंग भी लेती है, वो पॉपुलर भी होती है, तो मसला सिर्फ एक टीवी चैनल या होस्ट का नहीं है। वो वही चीज करते हैं जो ऑडियंस की जिसके ऊपर डिमांड होती है। मैं अदनान सिद्दीकी को भी उतना ही कसूरवार समझता हूँ जितना कि आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं। अदनान सिद्दीकी बल्कि ज्यादा हैं कि या तो वो क्लैरिफाई कर दें कि माफी किस चीज की है। माफी आमिर लियाकत हुसैन साहब के रिमार्क्स की है या माफी उनकी मुस्कुराहट की है? उनकी मुस्कुराहट को तो सब भूल गए। जी जी, मैं ये कह रहा था कि एक बहुत ज्यादा प्रेशर टीवी के होस्ट के ऊपर भी होता है। तो हो सकता है कि बाय से प्रेशर में या अपनी मैनेजमेंट के प्रेशर में आमिर साहब ने ये चीज की। अगर आप ये देखें तो उसके बाद उनके शो की रेटिंग बहुत ज्यादा उठ गई है। अगर आप उसे एयरवाई के गेम शो से भी कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा उठ गई है। तो बास वक्त प्रेशर में आकर होस्ट जो है ये काम कर देता है। लेकिन ये ट्रेंड जो है वो आवाम को ही बेहतर करना पड़ेगा। अगर हम बेहतर चीज को सपोर्ट करेंगे या अप्रिशिएट करेंगे तो फिर कभी भी कोई होस्ट जो है इस चीज का सहारा नहीं लेगा। आमिर लियाकत साहब ने उस चीज की माफी भी मांगी है, लेकिन जो मैं समझता हूं कि ऑडियंस का जो रुझान है वो बेहतर नहीं है। हम बेहतर चीज को सपोर्ट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, और सिर्फ एक शख्स पर, आमिर लियाकत हुसैन साहब पर सारा इल्जाम नहीं दिया जा सकता। मैं अदनान सिद्दीकी साहब को भी और उनकी मुस्कुराहट को भी उतना ही ब्लेम देता हूं और उनको उस चीज की माफी कम से कम, अगर आमिर लियाकत हुसैन साहब पे कहा जाता है जी इनसेंसिटिव थे, तो मुझे तो अदनान सिद्दीकी उनसे भी ज्यादा इनसेंसिटिव लगे। कि उनकी, आमिर लियाकत साहब को तो सभी जानते हैं, लेकिन अदनान सिद्दीकी साहब की ये मुस्कुराहट और उनकी, यकीन जानिए जब मैं ये देख रहा हूँ, जो पोस्टर देख रहा हूँ, तो इंडिया से, बॉलीवुड से अदनान सिद्दीकी को भी उतना ही ब्लेम दिया जा रहा है, उनकी मुस्कुराहट को उतना ही ब्लेम दिया जा रहा है जितना आमिर लियाकत हुसैन साहब को दिया जा रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे जो है वो इख्तलाफ करूंगी यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि जैसे कि आपने कहा मुस्कुराहट मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन वो क्लिप बारहा मैंने देखा है, कई बार देखा है। जाहिर सी बात है कि इस सोशल मीडिया से ताल्लुक सभी का ही है। बेशक वो वहां मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट में अगर हम उस चीज का सहारा लेंगे, बॉडी लैंग्वेज के अल्फाज लफ्ज को यूज करें यहाँ पे, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हैं उन्होंने। हाँ, मैं ये है कि थोड़ा सा वो मुस्कुराए या जो कुछ भी, लेकिन वो अनकंफर्टेबल है और उन्होंने एक जगह पे आके उनको इंटरप्ट करने की कोशिश करी आमिर लियाकत को, लेकिन जो कि वो नहीं हुआ, क्योंकि आमिर लियाकत ने शायद कभी सुनने की, वो किसी की बात सुनते ही नहीं है, पहली बात तो ये। और अगर आप इस बात को, हम इसको खाली ये ना देखें, देखिए अदनान सिद्दीकी के पास में कुछ इस तरह के कंट्रोवर्सीज नहीं है, लेकिन आमिर लियाकत माशाल्लाह से होस्ट, मर्द होस्ट में जो है वो कंट्रोवर्सी के किंग बन चुके हैं। अगर मैं ये कह दूं वर्ड तो गलत नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि आप माजी में भी देखते आए हैं कि उन्होंने बहुत जगहों पे जो है वो इस तरह की बातें की हैं कि जो कि वायरल हुई हैं। उनका वो गेम शो आम खाएगा से लेकर यहाँ तक के, जबकि वो एक काबिल एहतराम और एक काबिल आदमी है, मैं समझती हूँ उनके पास जितनी नॉलेज उनके पास है, वो कोई ना कोई बेतुकी बात कर जाते हैं। माजी में भी उन्होंने बहुत जगहों पे इस किस्म की बातें की हैं, जिसके ऊपर अव्वल तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये पहली दफा हुआ है तारीख में, मेरे ख्याल से आमिर लियाकत की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि उन्होंने माफी मांगी। क्यों मांगी, ये भी कोई उनके दिमाग में कोई एक चीज होगी, ये वही जान सकते हैं, या उनके, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी अदनान समी के ऊपर भी बहुत सारी दफा कही हैं बातें।
अदनान समीर खान साहब के लिए भी बातें की हैं। उन्होंने कई मॉडल हमारी अदाकाराओं के लिए भी कुछ ना कुछ बात की है। महविश हयात के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा फजूल बातें की थी। यानी उन्होंने माजी में जुनैद जमशेद साहब मरहूम के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, जबकि उन्होंने हर जगह पे बहुत सख्त अल्फाज और बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन उन्होंने तब कभी माफी नहीं मांगी। जबकि बहुत सारी बार हर जगह के ऊपर उन्होंने जो है वो कहा है कि इवन वो महविश हयात साहिबा के केस के अंदर तो वो लॉ सूट फाइल करने की भी बात कर रहे थे, और जहां पे उन्होंने लॉ सूट फाइल करने की कोशिश भी की, जो आज तक हमें नहीं पता कि वो गया कहाँ, उसका भी कुछ नहीं पता, और कोई नहीं। लेकिन उनकी उस रिकॉर्ड को देखते हुए मैंने जब उनका अगले ही दिन उनकी माफीनामा सुना है, तो मैं हैरान थी कि ये वही आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं जो माजी में बहुत बड़े बड़े और इससे इससे बुरे हरकतें और इससे बुरे ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं, और आज ये माफी मांग रहे हैं। तो आपके नजदीक आप जैसे कह रहे हैं कि आपने सवाल उठाया अदनान सिद्दीकी के ऊपर भी और आपने चैनल के ऊपर भी, तो मैं जरा सा थोड़ा सा इसको इलेबोरेट भी करूंगी कि मुझे हैरानी है कि आपने आमिर लियाकत को इतनी आसानी के साथ कैसे जो है वो क्लीन चिट की तरफ ले गए आप। यानी मुझे तो लग रहा है कि आपके नजदीक आमिर लियाकत हुसैन साहब के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो करते ही रहते हैं, इस दफा भी कर दिया तो कोई बात नहीं। नहीं, ये एक क्लीन चिट नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस अमल में सिर्फ वो एक अलहदा सिर्फ अकेले ही जिम्मेदार नहीं है, उसमें वो मैनेजमेंट भी, वो शो की मैनेजमेंट भी, चैनल की मैनेजमेंट भी और अदनान सिद्दीकी साहब भी बराबर के जिम्मेदार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा जो कसूर है वो ऑडियंस का है। ऑडियंस ने एक मयार सेट कर रखा है। अब यकीन जानिए कि रेटिंग्स का इस कदर प्रेशर डेवलप हो चुका है आज। आमिर लियाकत साहब को सिर्फ अगर किसी ने टक्कर दी तो वो जुनैद जमशेद थे। जब ये ट्रांसमिशन जो आपने जैसे खूबी जिक्र किया, वो आम खाओगी जब वो जियो के ऊपर करते थे और जुनैद जमशेद साहब करते थे ARY के ऊपर, तो हकीकी टक्कर तो सिर्फ वो एक ही टाइम थी। उसके बाद वो आपने माजी में कुछ जुनैद जमशेद साहब की वालदा के मुतालिक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, और वो भी मेरे ख्याल में शायद रमजान ट्रांसमिशन थी और वो पूरी ऑडियंस थी। आप देखें ना कि अब ऑडियंस के मेयार के ऊपर भी सवाल उठता है कि वहां जो ऑडियंस मौजूद थी उसने क्यों नहीं ये बात की कि आप इस कदर, और चैनल जो थे जियो चैनल था उसकी इंतजामिया ने क्यों नहीं, हमने एक बार भी जियो की इंतजामिया से नहीं सुना कि भाई हमारे शो के ऊपर इतनी सख्त जबान किसी की वालदा, अगर जुनैद जमशेद गलती हुई भी होगी तो जुनैद जमशेद साहब से हुई होगी, उनकी मरहुमा वालदा से तो नहीं हुई होगी। तो ना हमने कभी चैनल की इंतजामिया ने उस पर माफी मांगी, ना उन्होंने माफी मांगी। आपकी बात ठीक है। फिर एक वो फिल्म बनी थी जो महविश हयात साहिबा के हवाले से, जो उनका एक फिल्म थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी वो, नबील कुरैशी साहब की फिल्म थी, लोड वेडिंग। जी लोड वेडिंग। उसमें एक पार्ट था वो आमिर लियाकत हुसैन साहब से इंस्पायर्ड होकर वो कहते थे कि भाई कि भाई ये मेरी बगैर इजाजत के ये चीज रिकॉर्ड की गई है और मेरा किरदार मस्ख किया गया। दूसरी तरफ फाद मुस्तफा साहब ने कहा कि मुझे खुद आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कहा था कि भाई किसी और से करवाने की बजाय ये पार्ट मुझसे करवा लेते, जो मीडिया पर उनके स्टेटमेंट उस हवाले से आया है। वो भी आई गई होगी, वो भी रेटिंग के चक्कर में वो बात भी आई गई होगी। लेकिन मेरा ख्याल में ऑडियंस ने इस बार बहुत सख्त रिएक्शन लिया। अगर ये बहुत अहम सवाल है कि अगर ये ऑडियंस रिएक्शन जुनैद जमशेद साहब की दफा में ले लेती तो माफी आ जाती। ये रोड वेडिंग वाला तो जो इशू था उसमें कोई सेंटिमेंट इस तरह मजरूर नहीं हुए कि उस पर इसलिए नहीं हुए, सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगी, इसलिए नहीं हुए कि अगेंस्ट एक महविश हयात थी जिसके ऊपर पहले भी बहुत ट्रोल हो चुका था, क्योंकि उस वक्त उनके अवार्ड लेने और ना लेने के सिलसिले पे जो है वो हमारी ऑडियंस ने बहुत ज्यादा किया था, जबकि उन्होंने वहां पे भी बहुत सारे, जो मैंने उनके बाकायदा सारे ट्वीट फॉलो किए थे, और उन ट्वीट में उन्होंने अच्छे खासे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे महविश हयात साहिबा के लिए। जबकि वो सिर्फ हमारी ऑडियंस उस वक्त इसलिए नहीं उठी उनके लिए क्योंकि वो अगेंस्ट महविश हयात थे, और महविश हयात के लिए ऑडियंस खुद भी उसमें मुलव्वस थी। ऑडियंस तो उनसे ज्यादा। अच्छा, उसके ऊपर एक अलग नशिस्त रख लेंगे, चूंकि वो मैंने चूंकि वो जो फिल्म का पार्ट था सिर्फ उस हवाले से कमेंट किया। वो बात आपकी ठीक है, नामुनासिब गैर शाइस्ता ज़बान किसी को भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। सेलिब्रिटी चूंकि रोल मॉडल होता है, उसके फैंस उसे देख के बहुत से लोग
वैसी जबान इस्तेमाल करते हैं। महविश हयात साहिबा के साथ बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी हुई जब उन्हें तमगा इम्तियाज मिला, तो लोगों ने उनकी फैमिली के मुतालिक क्योंकि बहुत उस पर किसी ने बल्कि हमने जो एंटरटेनमेंट के दोस्तों से कहा कि भाई ये मौका है महविश हयात साहिबा क्या सपोर्ट करें, एक शख्सियत जिसने कंट्रीब्यूशन है उसको अवार्ड मिला है, तो अवार्ड पूरी दुनिया में जो अवार्ड मिलने पे खुशी का इजहार होता है, ये यहाँ तो किरदार खुशी हो रही है और नामुनासिब जबान इस्तेमाल की जा रही है। और यहाँ तक कि कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में जो थे प्रेसिडेंट साहब को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई। ये इस कदर लोगों ने ट्रोल किया, वो उस पे लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उस पे लोग खुद मुलविस थे महविश हयात साहिबा की दफा में, तो अवाम ने ज्यादती की, नाइंसाफी की और उस पर भी माफी नहीं मांगी। सही बात। तो ये एक ऐसी चीज है, अगर आज के इंटरव्यू के बाद एक चीज अवाम हम जो है व्यूवर्स वो एक स्टैंडर्ड सेट कर ले कि भाई रेटिंग किस चीज पर आनी है। रेटिंग हर कंट्रोवर्सी भी आती है, हर नेगेटिव चीज पर आती है, हर बुरी चीज पर आती है। इस साल की रमजान ट्रांसमिशन में कोई चीज ऐसी, कोई हम कहते हैं ना बैठकर कहते जी मजहबी मालूमात हमें दे दी, इंफरटेनमेंट दे दी, हमें मजहब के हवाले से इतनी आगाही दे दी और कोई एक क्लिप वायरल हो गया हो किसी भी ट्रांसमिशन का, तो आज हम कहते हैं जी एक क्लिप भी वायरल नहीं हुआ। वो ऐसी ही कोई बात या वो करते या कोई और होस्ट करता तो उसने वायरल होना था। अब चैनल्स भी ये देखते हैं कि अवाम का मिजाज कैसा है, वही चीज को उठाया जाता है। अब होस्ट जो है, ये गलत बात है, ये नामुनासिब बात है कि आप बिलोदी बैठ जाएं या जो अफराद इस दुनिया में नहीं है उनके जाने के ऊपर मुस्तहके लगाकर कोई ऐसा कमेंट पास करें जो किसी की भी दिल आजारी का बायस बने, ये बहुत नामुनासिब बात है। लेकिन उसमें चैनल्स को भी स्टैंड लेना पड़ेगा। माजी के भी हमने जिक्र किए हैं कि वो इससे भी ज्यादा सख्त जबान थी जो इस्तेमाल की गई, उस पर इससे ज्यादा मैं तो लफ्ज इस्तेमाल करूंगी वाहियात जबान इस्तेमाल की गई। जिस वक्त आमिर लियाकत ने जुनैद जमशेद के बारे में बोला था, बहुत वाहियात जबान इस्तेमाल की गई। उस वक्त ट्वीट का इतना दौर नहीं था, लेकिन अब जब महविश हयात साहिबा के लिए बोला तो तब इंतहाई वाहियात नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए और वाहियात जबान इस्तेमाल की गई। इस टाइम पे अदनान सिद्दीकी के टाइम पे और अदनान समी के दौर में भी उन्होंने काफी बोला। बेशक वो अब हमारे नहीं हो, चाहे सिटीजन या कुछ भी है, लेकिन किसी को भी आप अगर आमिर लियाकत इट्स अ नेम, एक नाम है, एक मुल्क का एक नाम है, एक काम करते आए हैं, एक हिस्ट्री है, एक काबिल शख्सियत है, एक सियासी शख्सियत है, एक सियासी रिप्रेजेंटेटिव है। हमेशा से आप एक इतने ओहदों के साथ होते हुए आप सॉरी टू से आप एक इस तरह की कोई मजाका केस हरकत नहीं कर सकते। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर दफा आके एक सिर्फ चंद साल के एक शो के अंदर रेटिंग लेने के लिए आप हर दफा कोई ना कोई एक बात कर देते हैं और हर दफा उनके अल्फाज बहुत खतरनाक होते हैं। इस बार इतने बुरे ना अल्फाज थे ना इतनी कोई ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलत नहीं किया, उन्होंने 200% गलत थे वो, लेकिन ना तो वो उस लेवल के थे जो माजी में कर चुके हैं, ना ही उन्होंने कोई इतनी ज्यादा किसी और को पॉइंट आउट किया था। लेकिन पहली बार उन्होंने इस दफा माफी मांगी, तो क्या मेरे हिसाब से तो ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, या पब्लिसिटी के लिए हो सकता है, या रेटिंग के लिए हो सकता है। वरना इतनी, और वो भी जब उन्होंने अदनान सिद्दीकी ने ट्वीट कर दिया तो उनको तब रियलाइज हुआ कि ओ अच्छा मुझसे गलती हो गई, तो उन्होंने जो है वो माफी मांगी। तो आपको उस वक्त क्यों नहीं रियलाइज हुआ जिस वक्त जो है वो अदनान सिद्दीकी उस वक्त उनकी बात को काट रहे थे और वो मुस्तकिल बोले जा रहे थे कि नहीं नहीं आप हंसे नहीं, आप बताएं तो, आप हंसे नहीं, ऐसा हुआ है ना, ऐसा हुआ है ना। दे जस्ट कीप सेइंग सेम थिंग, बार बार वो एक ही बात बोलते जा रहे थे। जैसे आपने बोला कि वो अदनान सिद्दीकी ने अपने ट्वीट में माफी मांगी है, तो हाँ माफी मेरे हिसाब से माफी बनती है। यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी क्यों माफी बनती है कि आमिर लियाकत भी एक नाम है, अदनान सिद्दीकी डेफिनेटली पड़ोसी मुल्क में हमारा एक बहुत अच्छा नाम है जो कि वहां हमारी मुल्क को एक पॉजिटिव इमेज दे रहा है। तो ऐसे बंदे के रिस्पॉन्स देना उसके लिए जरूरी था और उसका माफी मांगना जरूरी था। आया, हाँ ठीक है, अगर वो कहीं मुस्कुराते हुए, मैं जहां तक अगर उस चीज को जज कर रही हूँ कि वो अनकंफर्टेबल थे ड्यूरिंग दैट शो,
वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने माफी मांगी अपनी आवाम से भी और इंडिया से भी, इंडिया के भी दोनों फैमिली से, कि हाँ ठीक है, लेकिन शायद उनकी जबान या मुस्कुराहट इतना बड़ा जुर्म नहीं है। जितना बड़ा जुर्म मुझे लगता है कि वो ये है कि आमिर लियाकत साहब जो है वो बिना सोचे समझे हर बात को, हर किसी को कभी भी कुछ भी पॉइंट कर देते हैं। एटलीस्ट उनको ये तो देखना चाहिए कि सामने आने वाली या सामने बैठे वाली शख्सियत कौन है और उसके पास क्या अचीवमेंट्स है। जी जी, अदनान सिद्दीकी साहब को तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का कि उनकी गुडी इस कदर चढ़ा दी। मैं एक बात बैठे बैठे सोच रहा था कि श्रीदेवी अभी इस दुनिया में नहीं रही और इरफान खान साहब भी नहीं रहे, उनके मुतालिक कोई जुमला बोला गया, वो किसी तौर पर भी उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल अवाम ने जिस तरह नोटिस लिया और फौरी नोटिस लिया और बहुत ज्यादा उन पर क्रिटिसिज्म किया, तो ये इस सोई हुई अवाम को उस वक्त भी नोटिस लेना चाहिए था। जुनैद जमशेद साहब की वालदा भी तो इस दुनिया में नहीं थी, उनको श्रीदेवी साहिबा और इरफान खान साहब के मुतालिक को नाजेबा जबान, ये कि भाई वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके मुतालिक तो नाजेबा जबान इस्तेमाल की थी। ये किसी दिन आप नशिस्त पे जरूर रखिएगा कि अगर अवाम उस वक्त भी जागती तो उस वक्त भी माफी आ जाती। अच्छा, नोटिस सिर्फ उसी वक्त लिया जाता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पर। एंड में यही कहना चाहूंगा कि अगर जो है अवाम का मेयार रेटिंग्स के हवाले से कॉन्सेप्ट अगर बदल जाए तो आपको इन फ्यूचर ऐसे शोज देखने को नहीं मिलेंगे। और ये भी बैठकर अवाम को सोचना चाहिए कि आप जिस तरह श्रीदेवी जी के लिए और इरफान खान साहब के लिए इमोशनल हुए और जज्बाती होकर आपने उस चीज को इतना वायरल किया, तो आपको जब जुनैद जमशेद साहब की वालदा मरहुमा के मुतालिक नाजेबा जबान इस्तेमाल की गई थी तो आप बिल्कुल उसी तरह जज्बाती हो जाते, और आप अगर उस पर भी नोटिस ले लेते तो उस पर भी माफी आ जाती। तो हमें थोड़े से अपने मेयार बदलने होंगे। रेटिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी पुराना चल रहा है, रेटिंग्स के कॉन्सेप्ट को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है इस एपिसोड के बाद। बिल्कुल सही आपने फरमाया। यहाँ हम आपकी बात को यहीं पे समअप करते हुए हम ब्रेक की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर हम दोबारा आके अपने अगले टॉपिक को लेंगे, जो कि हमने जो इस पूरे वीक के अंदर हमारे साथ एक हमारा लॉस हुआ है, बड़े सगीर का एक लॉस है, तो हम उसकी तरफ फिर दोबारा वापस आएंगे। जी तो नाज़रीन देखते रहिए, हम जा रहे हैं छोटे से एक ब्रेक पे। हमारे मेहमान एक्सप्रेस विद हम्मान महमूद, Abir Fatma is there, concept by Haima Khan. So please stay tuned with us. आपकी वजह से दो इंसान बच गए, एक रानी मुखर्जी और दूसरी बिपाशा। पूछे कैसे बच गए? ये मुझे नहीं पता कैसे बच मैं गए। बताता। देखिए, आपने मॉम में काम किया, श्रीदेवी का इंतकाल हो गया। नहीं, मुझे बड़ा अब एक बात तो सुनो, आपने इरफान खान के साथ काम किया, उनका इंतकाल हो गया। अब आपको मर्दानी 2 में ऑफर हुई थी, आपने नहीं किया, वरना वो भी जाती। अल्लाह ना करे। देखे, और आपको इसके अलावा जिस्म 2 में भी ऑफर हुई थी, उसमें भी आपने काम नहीं किया। तो इन दोनों की जिंदगी आपकी बदौलत है। मैं ये बाहर आप जिसके साथ काम करते हो चला जाता है। नहीं, आप इसको आप मजाक में ले रहे हैं, मेरे लिए मजाक नहीं है। मजाक नहीं ले रहा, ठीक है, मेरे लिए दोनों बहुत करीब लोग थे। बहुत करीब लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं। एंड बस इरफान साहब तो अभी रिसेंटली उनका इंतकाल हुआ है। जी वेलकम बैक। स्टूडियो चार प्रेजेंट हमारे मेहमान एक्सप्रेस विद हम्मान महमूद, ओनली ऑन टीवी चार, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। जी जनाब, तो हम फिर आ गए हैं दोबारा आपके सामने और गर्मा गर्म बहस को वहीं से दोबारा से शुरू करते हैं मैं और हम्मान महमूद साहब। हमने जैसे कि अभी सेकेंड हाफ के अंदर हम आ गए हैं और हमने इस पूरे हफ्ते में अनफॉर्चुनेट हमारे साथ ये हुआ है कि पूरे बड़े सगीर में 3 बहुत बड़े नाम जिनकी बहुत ज्यादा काविशें थी और वो अब हम में नहीं रहे, जिसका हम सबको बहुत दुख भी है, बहुत अफसोस है कि मेरे ख्याल से ये ऐसे इतने बड़े लॉस हैं कि इन जैसे लोग वापस दुनिया में आना या बनना या पैदा होना तो अब नामुमकिन है। एक दौर होता था कि जब मैं अतर खान शाह साहब के से अतर अली शाह खान साहब के से शुरू करूंगी, जिनका भी रिसेंटली परसों ही इंतकाल हुआ है और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि बहुत खूबसूरत
मैंने अपने बड़ों से बहुत सुना उनके बारे में, और मैंने उनकी क्लिप्स बाद में बहुत सारी देखी, जो कि माशाल्लाह ठीक ठाक काम था उनका। मुझे बस याद पड़ता है कि बहुत एक क्लिप आया करता था टीवी पे, पीटीवी के दौर में, जो कि छोटा सा, मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, जब उनका एक आता था जेदी का किरदार, जो बेइंतहा मकबूलियत का हामिल था, जिसने बहुत बड़ा नाम बनाया, जेदी का किरदार। जबकि अगर देखा जाए तो वो एक इंतहाई फितरतन एक संजीदा मिजाज आदमी थे, और बड़ी अच्छे राइटर थे, लेकिन वो लिखने में सारा उन्होंने जो है तंजो मिजाज लिखा है। और हमारे शायद लोग ये जानते भी नहीं है, खास करके आज की जनरेशन, कि वो थे कौन और उन्होंने किया क्या क्या है, और कितना कितना काम उन्होंने किया है। अगर मैं उनके बारे में ये पढ़ रही थी, 700 प्ले, यानी 700 ड्रामाज या 700 प्लेज उन्होंने लिखे हैं, जो कि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। एक छोटी बात नहीं है कि 700 किरदार को अक्स बंद कराना या उसको लिखना। जिन्होंने बहुत मकबूलियत इख्तियार करी, जिनके अंदर इंतजार फरमाइए, हम अपने बड़ों से सुना करते थे, इंतजार फरमाइए, लाखों में 3, बेअदब, बेमुलायजा, होशियार, हाय जेदी, हेलो हेलो और बर्गर फैमिली, ये बहुत बड़े मशहूर नाम है, जो कि माजी में बहुत इन्होंने नाम कमाए हैं। 80 की और 90 की, अर्ली 90 और 80 और 70 की दिहाई में इन्होंने बहुत नाम कमाए हैं इन तमाम शोज ने। और इनका मकबूल तरीन किरदार था जेदी, जिसके अंदर बड़ा फनी सा किरदार, जो कि वो एक गोल सा चश्मा लगा के, हम जब छोटे हुआ करते थे तो मेरे ख्याल से हमारे दिमाग में एक गोल चश्मे का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने ही बनाया था। पाकिस्तान में एक ये जो गोल चश्मे का और बड़े बड़े चश्मे का कॉन्सेप्ट आया था, वो इसी किरदार की वजह से आया था। तो जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस लॉस के बारे में? मैं सब जी अल्लाह ताला ने भी जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, और आपकी ये काविश टीवी 4 के प्लेटफॉर्म से, हमारे मेहमान से, ये वो वाहिद प्रोग्राम है जो मैंने अब तक सोशल मीडिया पर देखा है जिसमें अतर शाह खान जेदी साहब को खिराज तहसीन, और इतना ब्रीफली आपने उनके सारे जारी बात है कि तो नहीं बयान किया जा सकता, इतनी एक लंबा उनका कैरियर है। लेकिन आपने जिस तरह बयान किया, अब अच्छा एक बड़े इल्मी की बात है कि हमारे यहाँ जिस तरह हिंदुस्तानी फनकारों को प्यार, इज्जत और एहतराम मिलता है, वो हम अपने लेजेंड्स को बिल्कुल भी नहीं देते। ये एक बहुत बड़ा इल्मी है। आप ये देखिएगा कि अभी इरफान खान साहब और ऋषि कपूर साहब, बहुत बड़ा नुकसान है वो भी सिनेमा इंडस्ट्री का, लेकिन उनके जाने के बाद कितने ज्यादा उनके पुरानी फिल्मों के, उनके डायलॉग्स के, उनकी परफॉर्मेंसेस के क्लिप शेयर हुए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने अतर शाह खान जेदी साहब का एक क्लिप भी नहीं देखा, और किसी ने पुरानी कोई तस्वीर लगा ली हो। अभी तक उनकी परफॉर्मेंस जेदी, जो कि टीवी के ऐतिहासिक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंसेस में से एक था, उसकी एक क्लिप भी किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया। तो ये एक बड़ा बाइस तशवीश और अलविये की बात है कि हमारे यहाँ, और दूसरा हम जो लेजेंडरी जो आर्टिस्ट होते, और बहुत अरसे से वो अलील थे, और हमने उनके लिए आवाज नहीं उठाई कि जो उनका हक बनता था हुकूमत की तरफ और अवाम की तरफ, हम वो से अदा करने में एक बार फिर नाकाम रहे। और एक बहुत ज्यादा सीरियस इशू है कि जो इलाज और मालजे की सूरत हाल है पाकिस्तानी फनकारों की, लेजेंडरी हो गए या दूसरे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हो गए, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इशू है। ये तीनों, अब आप ये देखिएगा कि ये तीनों बहुत बड़े नाम से चले गए, और किस टाइम पर चले गए। आप ये देखिएगा कि एक ऐसे टाइम पर जब दुनिया का जो 1929 की रिसेशन के बाद दुनिया सबसे सख्त तरीन हालात में गुजर रही है, और बहुत से ममालिक में अब भी इस वक्त भी लॉकडाउन की सिचुएशन के हालात मौजूद है। तो उसमें जो था, ये तीनों बड़े अदाकार हमसे बिछड़ गया। अतर शाह खान जेदी राइटर भी थे और एक्टर भी थे। पिछले साल कादिर खान साहब भी हमसे बिछड़ गए। कादिर खान साहब खुद एक राइटर थे और एक्टर भी थे। तो ये आप देखें कि एक बहुत ही अलमी और दुख और अफसोस की बात है। अतर शाह खान जेदी साहब को भी के लिए भी बहुत ज्यादा खिराज तहसीन, और ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब के लिए भी खिराज तहसीन। अच्छा, अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले एक हमारे दोस्त थे मुंबई में, उनसे बात हो रही थी, वो भी राइटर और सहाफी हैं। अच्छा, जो एनालिसिस उन्होंने दिया, वो एनालिसिस अब मैं
ने उनसे मशवरा भी किया कि क्या ये रिव्यू मैं दूं या क्या, मुझे समझ नहीं आई कि ये रिव्यू, लेकिन चूंकि लॉकडाउन था तो इस वजह से समझ नहीं आ रही थी कि ये रिव्यू भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं। तो वो ये बात कह रहे थे और उनकी बात काफी हद तक वैलिड थी कि इरफान खान इतने बड़े एक्टर थे लेकिन उनके जनाजे में 15 लोग शामिल थे, ये उन्होंने बकौल मुझे बताया और हमने सोशल मीडिया पर भी ऐसा ही देखा। सिवाय उनकी उन्होंने उनकी बिल्डिंग सिचुएशन थी ये, क्योंकि जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जब उनका दोनों लेजेंड्स का इंतकाल हुआ है तो दोनों के जनाजों में जो है वो लोग शामिल नहीं थे और सिर्फ करीबी लोग थे जो कि जी जी ये जी जी मैंने भी यही कहा कि क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन किया हुआ था और लोगों की गैदरिंग पर पाबंदी थी, लेकिन अब हुआ ये कि दोनों तरफ भी अगर आप देखें तो चूंकि वो बिल्डिंग के अंदर वो उस कॉम्प्लेक्स में रहते थे कपिल शर्मा साहब और मीका सिंह जी, तो वो जो थे उन्होंने शिरकत की। दूसरी तरफ देखें तो वहां पर भी अभिषेक बच्चन साहब के अलावा और कोई भी उसमें नहीं आया। अब उसको बाकायदा उसको रिव्यू इसलिए देने में थोड़ी हिचकिचाहट है क्योंकि सरकार की तरफ से लॉकडाउन था, लोग जा नहीं सकते थे, लेकिन ये भी थोड़ी बात लोग महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि हालांकि ये रिव्यू का उसको बाकायदा रिव्यू को कोविड-19 की वजह से शक्ल नहीं दी जा सकती। इरफान खान साहब का एक वाकया मुझे एक हमारे दोस्त हैं वो जो है मैंने वो शेयर नहीं किया, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनसे पूछा, वो भी एंटरटेनमेंट से उनका ताल्लुक है और काफी प्रोजेक्ट्स कर चुके, नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ, शाहरुख खान साहब के साथ और बड़े स्टार्स के साथ। तो मैंने उनसे पूछा आप कभी इरफान खान साहब से मिले तो इरफान खान साहब की के हवाले से अगर कोई चीज है तो बताइएगा मुझे। तो उन्होंने कहा कि बिलू बार्बर फिल्म का प्रीमियर था लंदन में और मैं वहां गया, मिला उनसे और मैंने हमारे पास पुराने फोन हुआ करते थे, तो मैंने जब पिक्चर उनसे बनाई तो पिक्चर सारी जब उसको अपने लैपटॉप के ऊपर उसको कर रहा था, डाउनलोड कर रहा था, तो उधर ही होटल की लॉबी में बैठ के तो वो जो थी पिक्चर जो थी ब्लैक आई, ब्लर आई, तो इत्तेफाकन लॉबी से इरफान खान साहब भी गुजर रहे थे। तो मैंने कहा ये देखिए इरफान भाई, ये मेरी पिक्चर, ये आपके साथ जो पिक्चर है ये काली आई है, क्या हम एक और पिक्चर ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा जब मैं हूं ही काला तो मैंने तस्वीर में भी काला ही आना है। तो और साथ उन्होंने कहा कि उधर कोई लाइट भी थी, उन्होंने कहा और मुझे मेरा बाजू पकड़ के खींचा और मुझसे कहा कि आप ये लो एक और पिक्चर हमारे साथ खींच लें। तो ये एक याद थी जो मैंने अभी तक शेयर नहीं की थी। और बहुत एक और खूबसूरत बात जो मैंने सोशल मीडिया के तवज्जुह से देखी कि ऐसे बहुत से स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जिनके पास टेलीफोन नहीं होता था, तो इरफान खान साहब अपने बिहाफ पर उनको जो है कॉल्स भी लेते थे और वो मैसेजेस भी पास ऑन करते थे। फिर एक अभी रिसेंटली कल मैंने कोई क्लिप देखा जिसमें किसी गांव को उन्होंने कितनी बुक्स जो थी उन्होंने डोनेट की थी इरफान खान साहब ने और उनके नाम के ऊपर उन्होंने अपना उनको ट्रिब्यूट पेश किया। तो ऐसी बहुत सी चीजें आपको ऐसे मिलेंगी जो आज से 30-40 साल पहले के जो लेजेंडरी थे या स्टार्स थे उनसे जो चीजें मंसूब की जा सकती थी वो उनमें से बहुत सी चीजें आपको इरफान खान साहब के अंदर मिलेंगी जो आजकल के जो दूसरे स्टार्स में नहीं मिलेंगी। अच्छा, एक शो जरूर हमें करना चाहिए। इस रीजन में दो लोग ऐसे थे जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन, ए आर रहमान की कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर उनका भी ऑस्कर अवार्ड के लिए जे हो नॉमिनेट हुआ था, उनकी भी फिनोमिनल है, आउटस्टैंडिंग उनकी कंट्रीब्यूशन है सिनेमा इंडस्ट्री को और म्यूजिक को। लेकिन मेरा ख्याल में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान मरहूम और इरफान खान इस रीजन के वो दो कलाकार थे जो बहुत थोड़े अरसे मिला, बहुत मेरे स्ट्रगलिंग टाइम इनका बहुत लंबा था, उम्र भी कम मिली, लेकिन जो इनका अरूज का टाइम था वो बहुत थोड़ा था और जो इम्पैक्ट इन्होंने इस रीजन में इंटरनेशनल तौर पर डाला है वो एक ऐसा माइलस्टोन है। म्यूजिक में लोग नुसरत फतेह अली खान साहब से इंस्पायर होते रहेंगे और एक्टिंग में इरफान खान साहब से इंस्पायर होते रहेंगे। मैंने ज्यादातर ये देखा कि किसी का फैन होने के लिए सिर्फ उसका बड़ा कलाकार या बड़ा खिलाड़ी होना ही काफी नहीं है, उसके लिए उसका उतना बड़ा इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सिर्फ उसके फन की वजह से किसी को फॉलो करते हैं तो आप ये देखेंगे और महसूस भी करेंगे कि वो टाइम पीरियड बहुत थोड़ा है। अगर वो इंसान अच्छा नहीं है, आपके साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है,
तो आप जो है उसके बाद उसके उस तरह मद्दाह नहीं रह सकते, उसके उस तरह फैन नहीं रह सकते। और मैंने इन दोनों शख्सियात के बारे में जितना सुना है, तो मुझे ये जितने बड़े फनकार महसूस हुए, मुझे उतने बड़े इंसान भी लगे हैं। बिल्कुल सही। मैंने इरफान खान साहब के बारे में तो बहुत कुछ सुना गया है, और मुझे इनका अभी वो एक टाइम याद आया जब आपने, जैसे अभी आपने फरमाया कि इन लोगों का, इनका स्ट्रगलिंग टाइम बहुत ज्यादा था। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इरफान साहब खान साहब के जो है वो देखूं, तो उनका वाकई बहुत छोटा टाइम पीरियड था, क्योंकि हम बहुत मुझे याद है अपनी एक चाइल्डहुड मेमोरी में एक शो आया करता था, एक प्रोग्राम आया करता था जो कि एक टीवी का शो होता था। इन्होंने उससे होस्टिंग से स्टार्ट किया था, जो कि वो एक टैबू के नाम से था। मुझे शो का नाम एग्जैक्ट नहीं याद, शायद टैबू के नाम से था, ये किस नाम से जी, वो भी बहुत वायरल, उसके क्लिप इनकी डेथ के बाद काफी वायरल हुए थे। जी बिल्कुल। इत्तफाक है, मैंने वो क्लिप्स नहीं देखे, लेकिन एक वो शो था जिसके बाद ये थोड़ा सा फेमस हुए थे उस वक्त, बहुत पॉपुलर हुए। ये फिल्मों में आए थे। तो समझ ले इस बात को अराउंड 15 से 20 साल हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 20 साल के अरसे में, हाँ, इतना ज्यादा। जी जी। क्योंकि इनका करियर का टाइम जो है वो 17-18 साल, 18-20 साल ही का है, ज्यादा बड़ा नहीं। तो आपने जैसे कि देखा है कि इनकी जो है वो स्ट्रगलिंग टाइम बहुत बड़ा था, और जैसे आपने भी बोला, और इनका जो है वो पीक टाइम जो है वो बहुत अभी बस आया ही था। यानी हम वेट करते थे, ये वो टाइम था कि हम वेट कर रहे थे कि ये सेहतयाब हो और दोबारा से फिल्मों में आए, क्योंकि वाकई बड़ा शौक लगा था जब इनकी सेहत के बारे में पता लगा था कि इनको एक कैंसर, एक ऐसी बीमारी है जो बहुत रेयर है, दिमागी है। और उसके बाद फिर भी इनकी एक फिल्म आई जो कि और अच्छी अच्छी उसने पजीराई हासिल करी है, उसने अच्छी उसको शोहरत मिली है, उसको वो किया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहेंगे क्या, वो उनकी आखिरी फिल्म है। अल्लाह ताला उनके वहां दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नत में जगह दे। इसी तरीके से तीसरा हमारा जो बड़ा लॉस हुआ है बड़े सगीर का, वो ऋषि कपूर साहब हैं, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो एक खूबसूरती का एक मर्दों में एक हैंडसम मर्द हुआ करते थे, टॉल डार्क ये सब मर्द हुआ करते थे। ये वो वाहिद एक मर्द आए थे उस वक्त, एक ऐसा हीरो आया था जिसको एक क्यूट हीरो कहा गया था। से क्यूट से क्यूट चेहरे के साथ आए थे, जिनको बहुत पजीराई मिली उस टाइम पे भी, बहुत इनको सराहा गया। तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा लॉस है, जिसके बेशक ये बहुत बड़े खानदान से आए, कपूर फैमिली से हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मायानाज नाम है वहां पे, इनको वहां पे बहुत सराहा गया है हमेशा से। लेकिन उसमें भी इन्होंने एक अपनी इनफरादियत रखी और अपना एक काम किया, जो कि एक क्यूट बॉय के नाम से हमेशा से ये मशहूर रहे। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा, इसके ऊपर हम वो ट्रिब्यूट देने कहना चाहेंगे? जी जी, मैं एक पर्टिकुलर सीन जो करीना कपूर जी के साथ है, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, बहुत ज्यादा मकबूल हुआ, जिसमें वो ये कहते हैं कि बच्चे 18 जो है माँ बाप के साथ रहते हैं और 18 साल के बाद आकर वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी मर्जी से अपनी राह ले लेते हैं। तो उसको उन्होंने एक सेल्फिश अप्रोच, उस सीन का थोड़ा सा जो था बैकग्राउंड इस किस्म का था, अप्रोच उन्होंने करा दिया। अच्छा, वो परफॉर्मेंस का लेवल अगर आप चेक करें तो आपको इरफान साहब के जाने का दुख शदीद तर हो जाएगा। वो जिस पोजीशन पर, जिस पर, अच्छा, इस एरा का सबसे बड़ा एक्टर जो जिन्हें कहा गया है वो आमिर खान है, जिनकी परफॉर्मेंसेस को बहुत ज्यादा एडमायर किया गया और माना गया। लेकिन मेरा ख्याल में इरफान खान आमिर खान से भी बड़े एक्टर थे। आमिर खान की परफॉर्मेंसेस बहुत बड़ी हैं, रंग दे बसंती है या उनका लगान है, दिल चाहता है, ये थ्री इडियट्स तो एक ऐसी इससे ज्यादा फ्रेशनेस, उससे ज्यादा परफॉर्मेंस में शायद ही पिछले 15-20 सालों में बॉलीवुड की किसी फिल्म में हो। लेकिन इरफान खान ने एक ऐसे डगर पे, इस जगह पे पहुंच गए थे, उन्होंने स्पाइडरमैन की, उन्होंने जुरासिक पार्क की जैसी फिल्में की, इन्फर्नो उन्होंने की, तो वो एक बहुत एक उनकी अचीवमेंट रिमार्केबल थी। ऋषि कपूर साहब का आपने जैसे जिक्र किया, ऋषि कपूर 70s के एरा में 73 में फिल्म बॉबी से आए, और ये वो दौर था जब राजेश खन्ना जी का स्टारडम था, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार उन्हें करार दिया गया। अमिताभ बच्चन थे, धर्मेंद्र थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, जितेंद्र थे, ये सारे एक्शन हीरोज थे। तो अपने इंटरव्यू में भी उन्होंने ये बात की कि उसके वो के सामने जगह बनाना, एक रोमांटिक हीरो की उनका जो छाप थी उसमें सॉरी जगह उन्होंने बनाई। और बॉबी
और शोले एक ही साल में 73 में दोनों फिल्में रिलीज हुई, लेकिन वो बॉबी भी बहुत ज्यादा मकबूल एक फिल्म थी। तो ऋषि कपूर साहब की परफॉर्मेंस, स्पेशली कपूर एंड सन्स में जो उनकी परफॉर्मेंस आप देखें, तो जब वो करेक्टर एक्टिंग में भी आए, चांदनी फिल्म बहुत ज्यादा मकबूल हुई, अमर अकबर एंथनी, और बहुत बड़ी लिस्ट है उनकी फिल्मों की। उनका इतनी जल्दी उनका चले जाना, और इरफान खान साहब तो बहुत ही जल्दी चले गए, उनके चले जाने का अब तक यकीन नहीं आ रहा। और अतर शाह खान जैदी साहब के भी जाने का बहुत ज्यादा दुख है, और एक ऐसे टाइम पीरियड में जब के लॉकडाउन है, कोविड-19 है, और उनके जाने का बहुत ज्यादा शदीद दुख है। और उनके जाने के बाद उनके आखिरी बार उन्हें फेयरवेल ना दे सके उनके फैंस, यकीनन फैंस के दिल में भी ये दुख बहुत ज्यादा शदीद तर होगा। जितना भी इनको कंट्रीब्यूट किया जाए वो कम है। और हमने अपने ट्रिब्यूट में जो आइडियोलॉजी इरफान खान साहब की तहरीरों में देकर वो गए, वो आइडियोलॉजी बहुत अहम है। और इंशाल्लाह ताला उनका काम भी हमेशा अमर रहेगा, और उनकी ये आइडियोलॉजी भी हमेशा अमर रहेगी। बहुत कम ऐसे स्टार्स हैं जो कोई आइडियोलॉजी आएंगे देखेंगे। जी। तो नाज़रीन देखते रहिए, हम जा रहे हैं छोटे से एक ब्रेक पे। हमारे मेहमान एक्सप्रेस विद हम्मान महमूद, अबीर फातिमा इज देयर, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान, सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। Hello, Mr. JD. How are you? How are you? What do you mean by this? You are speaking English with me? नहीं, मैं कहाँ? आप एक बात नहीं, आप मुझे बताओ, आप बगैर वर्ब के अंग्रेजी बोल सकते हैं? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं बोल सकता हूँ। बोलिए। जी हाँ, आपको मैं बताऊँ, आप क्या समझते हैं अपने आप को? एक दफा मैं गया था यूरोप में मैंने कांग्रेस से अंग्रेजी बोली, मैं आधे घंटे तक अंग्रेज से अंग्रेजी बोलता रहा, हैरान हो गया आधे घंटे बाद बोला, सॉरी आई डोंट नो फ्रेंच। आज तो मीन साहब बड़ा यादगार मौका है, आज टीवी को 17 साल हो चुके हैं। Hello, Mr. JD. How are you? How are you? What do you mean by this? You are speaking English with me? नहीं, मैं कहाँ? आप एक बात नहीं, आप मुझे बताओ, आप बगैर वर्ब के अंग्रेजी बोल सकते हैं? नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं बोल सकता हूँ। बोलिए। जी हाँ, आपको मैं बताऊँ, आप क्या समझते हैं अपने आप को? एक दफा मैं गया था यूरोप में मैंने कांग्रेस से अंग्रेजी बोली, मैं आधे घंटे तक अंग्रेज से अंग्रेजी बोलता रहा, हैरान हो गया आधे घंटे बाद बोला, सॉरी आई डोंट नो फ्रेंच। आज तो मीन साहब बड़ा यादगार मौका है, आज टीवी को 17 साल हो चुके हैं। लाहौल, अरे आप कैसी बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं जेदी साहब, 20 साल हो गए। नहीं 17 साल हो गए, मैंने हिसाब लगाया, मैं मैथमेटिशियन हूँ। मेरे खुदा, आप क्या क्या हैं, आप कैसे? अरे मैंने हिसाब लगाया, क्या बात कर रहे हैं, 20 साल। देखिए मैं आपको बताऊं, एक बात सुनिए। हाँ, बताएं। आप हिसाब लगा ले, मैंने तो सारा हिसाब लगाया ना। हाँ, देखिए जो टीवी के प्रोग्राम होते हैं, आपको मालूम है ना, हाँ, उसके अंदर कोई फनी खराबी भी हो जाती है। भाई देखे ना, इंजीनियर हो ही जाता है ना कुछ गड़बड़, चाय पीने चलेगा, पीछे फनी खराबी हो गई है ना, कभी बिजली की कमी बेशी हो जाती है तो उसमें एक इंतजार फरमाइए आता है, देखा होगा आपने। इंतजार फरमाइए, मैंने सारा हिसाब लगाया टाइमिंग का, जितने मिनट थे, जितने घंटे थे, 3 साल का हिसाब लगा, 3 साल नशरियात नहीं हुई इस तरह 17 साल। चलिए लाहौर से वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, अरे आप बोलते बहुत हैं, छोड़े क्या हुआ? बात नहीं करने देते, बीच में बोले आते हटे। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा। हटे भी। हाँ पता है क्या हुआ, जैसे मुझे लिखने ना लिखने से फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? मैं टीवी पे मुशीर हो गया हूँ ना, एडवाइजर। हाँ आप कैसी नहीं अंकल, सही कह रहा हूँ मैं। कैसे मुशीर हो गए? मैं एडवाइजर हो गया हूँ टीवी में, मुझे बुलाया था हेडक्वार्टर में, कहने मिस्टर जेदी आप मशवरे दिए, सारे मशवरे मैं ही दे रहा हूँ अब तो। हाँ मैंने मशवरा दिया था, ये शुरू करें हशरियाती राब्ता। अरे भाई नहीं जेदी साहब, आप गलत कह रहे हैं। हशरियाती नहीं, नशरियाती राब्ता। अरे छोड़े यार, आपको ग्रामर नहीं आती, कमाल है, आपको ग्रामर नहीं आती। नशरियाती कभी अकेला नहीं होता, नशर अकेला नहीं आता, हशर नशर आता है। देखिए आप देखिए, जहाँ नशर है वहाँ हशर है। हाँ। समझ रहे आप, बंदा बशर है जी। तो होता यह है कि जब टीवी वाले चाहते ना किसी प्रोग्राम का हशर कर दे, तो उसको दिखाते हशरियाती राब्ते पर हैं, तो फनी खराबी तो होती है ना बीच में, फिर बंदा बशर है, हशर नशर है, तो फनी खराबी हो जाती है, प्रोग्राम का टेम्पू टूट जाता है, सारा तसलसल टूट जाता है, ये हो जाता है हशरियाती राब्ता। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कल मैं आपको बात बताऊँ, ये जो ना हमारे क्या हो गया, क्या बदतमीजी, ये मेरी आदत है। तो पता क्या, हमारे बहुत
बड़े प्रोड्यूसर हैं मोहम्मद निसार हुसैन साहब, वो भी मुझसे मशवरे लेते रहते हैं। अच्छा? हाँ, मुझे बुलाया एक दिन, मैं आया बड़े परेशान, ऐसे परेशान, बालों में हाथ फेरे थे बड़ी दूर तक, परेशान, इतने इतने परेशान। मैंने कहा क्या हो गया निसार साहब? कहने मिस्टर जेदी मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ बताएं मैं क्या करूँ? मैंने कहा क्या हो गया? कहने मैंने ड्रामा 84 लिखवाया था इस राइटर से, स्क्रिप्ट छोटा पड़ गया आधे घंटे का, मैं क्या करूँ? मैं कहा लो जी गाली कोई नहीं। मैंने मशवरा दिया, मैंने कहा अंकल आप ऐसा करें कराची से तलत हुसैन को बुला लें। जी हाँ, पता है क्या हुआ फिर? पता है क्या हुआ? उन्होंने अंकल जो है ना, अंकल निसार हुसैन, उन्होंने तलत हुसैन साहब को वहां से बुला लिया, कास्ट कर लिया, हीरो ले लिया, आधे घंटे के ड्रामा 2 घंटे में हुआ। हमारे जो है ना तलत हुसैन साहब मुस्कुराने में 15 मिनट लेते हैं। हाँ, पता है क्या हुआ? एक दफा इनके ड्रामे का एक शॉट दिखा रहे थे, एक्शन रीप्ले हो रहा था। क्या हो रहा था? एक्शन रीप्ले। एक्शन जी हाँ, ये एक्शन रीप्ले हो रहा था स्लो मोशन में। शॉट ये था कि ये सिगरेट सुलगाते हैं, कस लेते हैं। जब शॉट आया ना ऑन एयर है, 5 बजे सिगरेट सुलगाया था, खबरनामे के बाद कस लिया। ऐसे ही आर्टिस्ट। अरे अंकल एक बात बताओ, मुझे खबरनामे पे याद आ गया। क्या हो गया? क्या यार दूसरे की टाई ऐसे कर रहे। अच्छा, मैं और भी वाकया सुनाऊं आपको, बड़ा मुझसे मशवरे लिए, लेकिन ठहरे आप रहने दें, इतने ढेर लोग हैं, बारी किसी की नहीं आएगी, काम की बात नहीं हो सकेगी, प्रोग्राम रूबरू हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठ जाइए। वेलकम बैक। हमारे मेहमान एक्सप्रेस विद हम्माद महमूद, ओनली ऑन टीवी 4, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान। हम लोग फिर आ चुके हैं आपके सामने, अपना फिर एक दोबारा से नया टॉपिक लेके। एक ही प्रोग्राम में आपने हमारे पिछले 2 टॉपिक सुने, अब आपको हम तीसरे टॉपिक की तरफ लेके जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो नाउ अ डेज के हमारे लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए, क्योंकि हम एक पैंडेमिक में हैं, तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम डिस्कस करने यहाँ बैठे हैं कि क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है बेसिकली, क्योंकि हम सब के लिए सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। हम में से शायद अगर कोई 100 ईयर्स का भी है तो उसने भी ये चीजें नहीं देखी हैं। बहुत कहीं मैं कहूंगी अनफॉर्चुनेट है, कहीं मैं कहूंगी कि विच इज गुड। कुछ इससे बहुत ज्यादातर अच्छाइयां भी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मसले भी हुए हैं। अगर हम बिग पिक्चर देखें तो हमारे पास बहुत सारे मसले आएंगे, जो कि आफ्टर इसके एक जब हम सूरत हाल से निमट चुके होंगे, जो कि सबसे बड़ा इस वक्त मसला ये है लॉकडाउन। लॉकडाउन की सिचुएशन में इस वक्त पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, बड़े सगीर हो, या कोई भी दुनिया का इस वक्त कंट्री इस सिचुएशन से नहीं निकला हुआ है बाहर। हाँ, अब आज चंद महीनों के बाद, यानी चाइना की अगर हम बात करें, चाइना से लेकर जो हम दिसंबर से शुरू हुए हैं, तो आज हम मई में दाखिल हो चुके हैं। हमारे 5 से 6 महीने के अंदर वक्तन फवक्तन हर मुल्क ने लॉकडाउन किए हैं। लेकिन ये वाला टाइम जब ये यूरोप, कनाडा, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ एशिया, ये सब बड़े पैमाने पे जो ज्यादा मुल्क बंद रहे हैं, वो पिछले 3 महीने के अंदर है, जो कि 3 महीने का अरसा है जिसके अंदर मुल्क ज्यादातर मुल्क जो है वो लॉकडाउन की सूरत हाल से जूझ रहे हैं। अब ये क्या सिचुएशन है इस टाइम पे? इस वक्त सिचुएशन, केसेस कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, ये तो अभी हम नहीं क्लियरली कह सकते, क्योंकि हम भी उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर चल रहे हैं जो हमें बताए जा रहे हैं, जो हमें दिखाए जाते हैं। यूएस इस वक्त 80,000 डेथ के ऊपर है, बाकी की कंट्रीज मोर देन 80,000 इनफैक्ट। हम मिलियंस की तरफ जा रहे हैं। कनाडा में सूरत हाल बहुत बुरी नहीं तो बहुत अच्छी भी नहीं है। यूरोप का भी यही हाल है। इटली स्टिल अभी भी मसलों से जूझ रहा है, यानी तकरीबन पाकिस्तान, इंडिया, ये भी, और हम सब इस वक्त लॉकडाउन में। अब सिचुएशन ये है कि अगर इस लॉकडाउन को मजीद कंटिन्यू किया गया तो होना क्या है? होना ये है कि हम बहुत बड़े माशी बहरान में आ जाएंगे, और इतने बड़े माशी बहरान में दुनिया आ जाएगी कि उसको कवर करना बहुत नामुमकिनात की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका में भी, यूरोप में भी, बड़े साउथ एशिया में भी जॉब्स की किल्लत हो चुकी है, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पे बेरोजगार हुए हैं। रोजगार का ना होना यानी आपका ऑलरेडी जो है वो एक माशी बहरान की तरफ का पहला कदम है। इतना बड़ा बेरोजगारी का सिलसिला शुरू हो गया है कि यहाँ एक एक दिन के अंदर
थाउजेंड्स में और मिलियंस के अंदर जो है वो जॉबलेस हुए हैं लोग। हमारे यहाँ EI फाइल की गई है कनाडा में, जो कि इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं। हम इसी फैक्ट को अगर हम लेके चलें तो हमारे पास अब जो है वो लॉकडाउन में ईज आना शुरू हो गई है, जो कि तकरीबन सारे मुमालिक के अंदर आना शुरू हो गई है। लेकिन मैं कनाडा के हवाले से फिलहाल बात करूंगी। डेफिनेटली आपको हमाद जो है वो यूरोप के हवाले से भी पूरी बात बताएंगे। मैं कनाडा US के हवाले से थोड़ी सी बात करती चलूं। हमारे पास यहाँ कनाडा में सबसे ज्यादा केसेस 2 ही सूबों में है, वो है ओंटारियो और क्यूबेक में। बाकी के हमारे सूबों में बहुत सारी जगहों पे, इवन ब्रॉन्सविक में तो हमारे यहाँ लॉकडाउन काफी तकरीबन 15-20 दिन पहले से ही खुल चुका है, क्योंकि वहां पे काफी अरसे से केसेस आना बंद हो गए। फिर वही वाली बात कि जितनी कम आबादी होती है उतना इस चीज का चांस जाहिर है कम है। ओंटारियो में, क्यूबेक में केसेस बहुत इस वक्त अभी भी स्टिल ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर हैं, लेकिन हमारे यहाँ पिछले 10 दिन से लॉकडाउन में ईज होना शुरू हो गया। फेजेस के हिसाब से लॉकडाउन को कम किया जा रहा है कि पहले उसको, जैसे कि यहाँ ओंटारियो में या कनाडा ओंटारियो में जो है वो इस तरह से खोला गया है कि पहले जो है वो कुछ चीजों को, जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन है, उसको खोला गया। नाउ सेकंड उसके ऊपर अब आए हैं कि जो कि हार्डवेयर की शॉप्स या हार्डवेयर के स्टोर जो हैं उन्हें खोले जाएंगे, या फिर उन्हें खोला जाएगा जो कि जिनका इंटरेक्शन कम है। नेक्स्ट फेज में जैसे रिटेल को खोला जाएगा तो उस रिटेल के अंदर क्या होगा, वो सिर्फ वो रिटेल्स खुलेंगे जिनकी एंट्री और एग्जिट स्टोर्स हैं, लाइक जिनकी अपने सेपरेट एग्जिट एंड एंट्री स्टोर्स हैं, और उनमें भी पूरा का पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ये स्ट्रिक्टली कहा गया है। और अब मैं कल की न्यूज ही पढ़ रही थी कि यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर मास्क के बगैर एंट्री मुमकिन नहीं होगी। अब इसके ऊपर कितनी बात ये सही होगी, क्या होगा इसके बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो स्टिल वो इसी तरह से काम कर रहे हैं कि वो फुल मास्क के साथ जाते हैं, एक्सक्यूज मी, पूरे मास्क, और हमारे यहाँ पूरी वही लाइनअप होता है कि पूरे एक 6 फीट के डिस्टेंस के साथ, और यही सब कुछ हमारे यहाँ चल रहा होता है। तो ये तो हमारे यहाँ इस वक्त ओंटारियो की सिचुएशन है। क्यूबेक के अंदर काफी चीजें, रिटेल को खोल दिया गया है। कल ही की एक न्यूज थी कि उधर भी रिटेल को, लेकिन वही वाली रिटेल जो कि जिनकी एंट्री एग्जिट मौजूद है वही रिटेल खुले हैं, और बाकी के भी हमारे यहाँ काफी ईज आती जा रही है। US के अंदर लॉकडाउन, जो जितने भी छोटे स्टेट्स थे जिसके अंदर केसेस ऑलरेडी कम थे, वो तकरीबन सारे के सारे खुल गए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फोर्ट विन है आपके, जो के सबर्ब्स थे, जो कि शिकागो की तरफ के या इधर उधर के जितने भी थे वो सब भी खोल दिए गए। यानी जितने छोटे एरियाज थे वो तकरीबन सब खुल चुके हैं, काफी ईज आ चुकी है। लेकिन अब क्या होगा, केसेस कम होंगे कि नहीं होंगे, जो एक खुशाइन बात है जिसको मैं यहाँ बताती चलूं कि कल और आज की पिक्चर के अंदर ओंटारियो में 300 केसेस का ड्रॉप आया है, विच इज वेरी गुड कि 300 केसेस तकरीबन कम हुए हैं एक साथ, जो कि इट्स नॉट अ गुड बैड थिंग। और दूसरी बात जो बड़ी अच्छी खुशाइन बात है कि यहाँ पे डेथ टोल जो है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा US के अंदर है, कनाडा के अंदर। जी हमाद साहब, अब आप कुछ वहां के हवाले से बताना चाहेंगे प्लीज। जी, बहुत जबरदस्त और खूबसूरती से आपने समाप्त किया कि अगर बहुत अरसे तक लॉकडाउन किया तो इकोनॉमी बहुत ज्यादा सफर करेगी, जॉब लॉसेस बहुत ज्यादा होगा, कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा अगर खोल देंगे तो फिर खुदा न खास्ता केसेस और बढ़ने का भी खदशा मौजूद है। यूके में, यूरोप में इस वक्त जो है काफी हद तक इस कर दिया गया है, स्पेन में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में। यूके में अभी वो बिल्कुल सेम वही जो आपने 3 फेजेस बताए उसी पर जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर साहब की कल के जो है स्पीच भी उसी हवाले से थी। तो उसमें अब यही सोच रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसको ईज किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा सफर, सही आप कह रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब, क्योंकि हमारे यहाँ यूके में 28,000 प्लस 28,000 से ज्यादा जो है डेथ हो चुकी हैं, जो कि इटली और स्पेन, जर्मनी इनसे ज्यादा, यानी यूरोप में सबसे ज्यादा है। स्टिल हम यूके में बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा उसे ईज होने में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अब इसके बाद जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे लॉकडाउन के, क्योंकि काफी मुल्कों में लॉकडाउन है बहुत तवील, एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में भी बहुत लंबे अरसे तक लॉकडाउन रहा है। उसके बाद पता चलेगा कि कितनी कंपनियां बैंकरप्ट हुई हैं, वो एक बहुत बड़ी तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगा।
लॉकडाउन के बाद, तो ये सिचुएशन मेरा ख्याल में कुछ अर्से तक, 2-3 हफ्ते तक और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब गवर्नमेंट्स के पास अब और कोई चारा नहीं है, वो क्या करे, क्योंकि एक बहुत ज्यादा हिट किया है। कम से कम बहुत से मुल्कों में 4 से लेकर 6 हफ्तों तक का लॉकडाउन रहा है। तो उसमें आप देख लें कि किस कदर लोग जो हैं उन्होंने, लेकिन अब ये भी खतरा है कि भाई बहुत ज्यादा, आपकी बात ठीक है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे या सोशल डिस्टेंसिंग उस तरह नहीं होगी, वो भी एक चीज मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल में कि अब जो है मुल्क जो है अफोर्ड नहीं कर सकते कि लंबा लॉकडाउन का, आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल में नॉर्मल होने की तरफ आएंगी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल यही सिचुएशन है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान की भी सिचुएशन देखें, इंडिया में अभी भी स्टिल लॉकडाउन में है वो, और मोदी साहब जल्द ही कोई दोबारा से, अभी तक कोई बढ़ाया उन्होंने भी, जी उन्होंने भी दोबारा बढ़ाया है। अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की है कि वो लॉकडाउन में ईज ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, अदर हैंड अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में जो है वो इस टाइम पे सिंध गवर्नमेंट ने एक काम कर दिया है कि उन्होंने कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन को खोला है, ताकि जो, क्योंकि ये इस वक्त रमजान का टाइम है और ईद का टाइम है, तो लोगों में एक उत्साह थी कि नहीं हमने चीजें खरीदनी है, और इस टाइम से तो को थोड़ा सा ईज देने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने अभी 2 दिन पहले जो है वो लॉकडाउन में ईज किया है। बल्कि इवन ईज क्या किया, उन्होंने खोल दिया है और थर्सडे से वो वापस बंद कर दिया जाएगा। तो समझे 1 हफ्ते के लिए इस लॉकडाउन को खोला गया है कराची में, पाकिस्तान, सिंध, बल्कि इनफैक्ट पूरे सिंध में। बाकी के सूबों ने अभी इस चीज को अभी वैसे ही कायम दायम रखा हुआ है, उन्होंने नहीं लॉकडाउन को खत्म किया है। लेकिन होपफुली कि इंशाल्लाह हम किसी न किसी अच्छी सिचुएशन में जाएंगे। उम्मीद करते हैं रब से कि, क्योंकि अब जिंदगी, जहां तक उम्मीद है कि जिंदगी अब बकायदा से दोबारा से वैसी तो नहीं हो सकती। इट्स अ न्यू नॉर्म, जैसे हमारे ट्रूडो और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे यहाँ ट्रूडो साहब ने कहा कि नाउ लाइफ इज बैक टू द न्यू नॉर्म। बिल्कुल ठीक, न्यू नॉर्म की तरफ जाएंगे। डेफिनेटली जब वो उसको फॉलो किया करते थे तो जिंदगी अब जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चलेंगे। कोई बात नहीं, इस दफा अगर हम ईद पे गले ना मिलें तो कोई मसला नहीं, हमारे दिल तो एक दूसरे के साथ हैं। अगर हम हाथ ना भी मिला सके तो हम एक दूसरे के साथ तो हैं। ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए अल्लाह ने ब्लेसिंग ही कहेंगे कि इस पेंडेमिक में आया कि हम अपने अपने रिश्तों से जुड़ गए और हम अपने अपने लोगों से जुड़ गए, वैसे ही सही। तो जनाब आज का प्रोग्राम हम यहीं पे सम अप करते हैं और फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे। जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को देखते आए हैं हमें एवरी वेडनेसडे कि हम दोनों आपके सामने आते हैं, तो शुक्रिया बहुत बहुत हमारा आपका। आपके यहाँ मुझे यकीन है और आपको भी जल्दी जाना है, तो आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपके लिए हम लोग उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने अपनी पूरी कोशिश करी कि आप तक बेहतरीन बात पहुंचा सकें और हर चीज को सम अप करके आप तक पहुंचा सकें। आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया, इसी वजह से हमने जो है वो ये प्रोग्राम आपके लिए पूरा तैयार करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। TV4 को देखते रहिए। IPTV, जादू टीवी दोनों के ऊपर हमारा चैनल मौजूद है। YouTube के ऊपर भी आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। हमारा चैनल मौजूद है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे प्रोग्राम की जितने भी हमारे टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम आते हैं वो सब आपके पास आएंगे। अब हमारी नशरियात ऑस्ट्रेलिया में भी जाना शुरू हो गई है, विच इज वेरी गुड कि हम पहले तो चंद ही जगहों पे 2 ही मुल्कों में 3 मुल्कों में देखे जाते थे, अब हम ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे और वर्ल्ड वाइड आप हमें देख सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम को खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे मेहमान एक्सप्रेस विद हम्माद महमूद, अबीर फातिमा इज देयर, कॉन्सेप्ट बाय हाइमा खान,